शहर यूं ही नहीं बस जाते, उनके बनने के पीछे कुछ छिपे हुए पैटर्न होते हैं। कुछ ऐसी ताकतें जो तय करती हैं कि अमीर कहाँ रहेंगे और गरीब कहाँ। आज हम इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे अर्नेस्ट बर्गेस के कंसेंट्रिक जोन मॉडल के जरिए। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने शहरों को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि एक ही शहर में इतना फ़र्क क्यों होता है? एक तरफ जो चमचमाती गगनचुंबी इमारतें होती हैं और दूसरी तरफ पुराने और टूटे फूटे मकान। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। करीब 100 साल पहले समाजशास्त्री अर्नेस्ट बर्गेस भी इसी पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे और इस शहरी उथल पुथल में एक पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए उनकी थियरी को समझने के लिए हम उनके रास्ते पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके वृत्तों के शहर का विजन क्या था। फिर हम उन 5 जोनों को एक एक करके समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा और अपराध जैसी चीज़ें इन वृत्तों को कैसे बनाती हैं, ये मॉडल कहाँ आकर फेल हो जाता है, और आखिर में ये समझेंगे कि लगभग 100 साल पुराना ये ब्लूप्रिंट आज भी इतना ज़रूरी क्यों है। जरा 1920 के दशक की कल्पना कीजिए। शहर बहुत तेज़ी से बदल रहे थे। हर तरफ इंडस्ट्रीज़ थीं, लोग गांव से शहरों में आ रहे थे और कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब एक तरह की अराजकता थी। बर्गेस का मॉडल इस शहरी उथल पुथल में एक पैटर्न खोजने की सबसे शुरुआती और साहसी प्रयासों में से एक था। तो ये कंसेंट्रिक जोन मॉडल आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें गोल गोल बाहर की ओर फैलती हैं। बर्गेस ने 1925 में शिकागो शहर को स्टडी करते हुए यही कहा कि शहर भी ठीक इसी तरह विकसित होते हैं, एक सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर फैलते हुए। गोलों का या जोन्स में ये एक बहुत ही सरल लेकिन उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा कि हर गोले का, हर जोन का अपना एक अलग कैरेक्टर और मकसद होता है। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। हम शहर के धड़कते हुए दिल यानी उसके सेंटर से शुरू करेंगे और एक एक करके बाहर के इलाकों तक जाएंगे। आइए इन 5 वृत्तों को करीब से समझते हैं। बर्गेस ने शहर को इन 5 जोन्स में बांटा। एकदम बीच में है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या CBD, उसके ठीक बाहर है ट्रांजिशन जोन, फिर आता है वर्किंग क्लास जोन, उसके बाद बेहतर घरों वाला आवासीय जोन और सबसे आखिर में सबसे बाहर है कम्यूटर जोन। हर जोन का सिर्फ नाम ही अलग नहीं है बल्कि उसका पूरा सामाजिक ताना बाना ही अलग है। जोन 1 यानी CBD शहर का इकोनॉमिक हार्ट है। यहीं सारे दफ्तर, दुकानें और सबसे महंगी ज़मीन होती है। जोन 2 जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, थोड़ा मिला जुला इलाका है। यहाँ पुरानी फैक्ट्रियाँ और कम आय वाले घर हैं और ये अक्सर शहर में नए आने वाले लोगों का पहला ठिकाना होता है। जैसे जैसे हम बाहर की ओर बढ़ते हैं, लोगों का रहन सहन और सामाजिक स्तर बेहतर होता जाता है, जो काम के लिए शहर में लंबा सफ़र कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि शहर खुद को इस तरह से क्यों जमाता है? बर्गेस के लिए इसका जवाब शहर के नक्शे में नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के बीच के संबंधों में था। उन्होंने इसे ह्यूमन इकोलॉजी या मानव परिस्थितिकी कहा, एक ऐसा आइडिया जो शहर को एक जंगल की तरह देखता है। बर्गेस ने एक बहुत ज़बरदस्त एनालॉजी दी। उन्होंने कहा जैसे जंगल में पेड़ पौधे धूप और पानी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, ठीक वैसे ही शहर में अलग अलग सामाजिक समूह अपनी अच्छी ज़मीन और संसाधनों के लिए आपस में होड़ करते हैं। उन्होंने इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को आक्रमण, प्रभुत्व और उत्तराधिकार का नाम दिया। मतलब एक समूह किसी इलाके में आता है, धीरे धीरे वहाँ पर हावी हो जाता है और जो समूह पहले से वहाँ रह रहा था वो बाहर चला जाता है। ये एक लगातार चलने वाली, कभी ना रुकने वाला बदलाव का चक्र है। तो क्या ये सिर्फ एक किताबी थियरी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सौ और मैके नाम के 2 समाजशास्त्रियों ने इस मॉडल को असल दुनिया में टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने शिकागो के क्राइम पैटर्न पर इस जोन वाले नक्शे को रख कर देखा कि क्या ये थियरी सच में काम करती है, और नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि क्राइम रेट जोन 2 यानी ट्रांजिशन जोन में सबसे ज़्यादा था। ये वही इलाका था जिसे बर्गेस ने सबसे अस्थिर, गरीब और सामाजिक रूप से बिखरा हुआ बताया था। और जैसे जैसे वो बाहर के अमीर और स्थिर जोन्स की तरफ गए, क्राइम रेट लगातार कम होता गया। इस स्टडी ने बर्गेस के मॉडल को असल दुनिया के डेटा का एक मजबूत आधार दे दिया। लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो क्या कोई भी शहर एकदम परफेक्ट गोल होता है?
जाहिर है नहीं। बर्गेस का मॉडल जितना प्रभावशाली था उतनी ही उसमें कुछ बड़ी खामियां भी थीं। तो चलिए देखते हैं कि ये आदर्श तस्वीर कहां आकर बिखर जाती है। पहली बात तो ये कि ये मॉडल एक सपाट जमीन मानकर चलता है, जबकि असल शहर नदियों और पहाड़ों के आसपास बसते हैं, जो शहर की विकास को प्रभावित करते हैं। ये मॉडल अमेरिका के बाहर कई शहरों पर भी फिट नहीं बैठता। पेरिस को ही ले लीजिए, वहाँ अमीर लोग शहर के केंद्र में होते हैं और गरीब बाहर उपनगरों में, यानी मॉडल के ठीक उल्टा। और आज के ज़माने में तो कार और इंटरनेट ने दूरी का मतलब ही खत्म कर दिया है, जिससे ये सारे वृत्त या जोन टूट गए हैं। तो अगर इस मॉडल में इतनी सारी खामियां हैं तो फिर आज भी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी असली ताकत इन गोलों या वृत्तों में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे विचार में है। बर्गेस और उनके साथी रॉबर्ट पार्क ने खुद कहा था कि ये एक आइडियल कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये किसी भी शहर का हूबहू नक्शा नहीं था, बल्कि ये किसी भी शहर के विकास के पीछे काम करने वाली ताकतों को समझने का एक मॉडल, एक टूल था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने हमें शहरों को देखने का एक बिल्कुल नया, एक वैज्ञानिक नज़रिया दिया। असल में बर्गेस के मॉडल ने शहरी समाजशास्त्र की नींव रखी। इसने हमें मानव परिस्थितिकी, आक्रमण और उत्तराधिकार जैसे शब्द और कॉन्सेप्ट दिए, जिनका इस्तेमाल आज भी अर्बन प्लानर्स और समाजशास्त्री करते हैं। इसने हमें ये समझने में मदद की कि शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों के ढेर नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ जीव है, जो लगातार बदलता रहता है और जहाँ हमेशा एक होड़ लगी रहती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर शहर अब बर्गेस के आदर्श वृत्तों की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, तो भविष्य में उनका आकार कैसा होगा? क्या वे कई सेंटर्स वाले बिखरे हुए जाल की तरह होंगे या कुछ बिल्कुल अलग?